इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। वैसे तो रेन कर्टेल्ड गेम था, लेकिन इंडिया ने फाइंड आउट किए दो युवा खिलाड़ी, एक तरफ गुरनूर ब्रार और दूसरी तरफ हर्ष दुबे। और नीतीश कुमार रेड्डी ने जिस तरह से गेंदबाजी की है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार रेड्डी 2.0 भी आपको मिल चुका है। मुकाबले की बात करें तो अच्छा मुकाबला था, और गुरबाज ने जिस तरह की पारी खेली, बहुत ज़बरदस्त पारी थी। एक्चुअली इंडिया की टीम जीत गई, इसलिए गुरबाज की उस पारी की उतनी बात नहीं होगी, लेकिन रहमानुल्लाह गुरबाज जो है वो जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, अलग ही नज़र आ रहे थे। आईपीएल में उनको खेलने का मौका नहीं मिल पाता है, और अफगानिस्तान के लिए जब भी खेलते हैं और इस अंदाज में खेलते हैं, तो ये प्लेयर देखो, टैलेंट आपको हमेशा से दिखता रहा है, परफॉर्मेंस भी उनकी टाइम एंड अगेन आती रही है। बट चूंकि वो आते अफगानिस्तान से हैं, इसलिए वर्ल्ड क्रिकेट में उनकी उतनी बात होती नहीं है। जिस तरह की परफॉर्मेंसेज अभी तक उन्होंने दुनिया भर की T20 लीग में या इंटरनेशनल क्रिकेट में करके दिखाई हैं, और कल तो उन्होंने इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की है। आप किसी भी बड़े से बड़े बल्लेबाज के साथ मुकाबला करके देख लीजिए, शॉट टू शॉट मैच करके देख लीजिए, वो शायद इंडियन बॉलिंग उतनी ऑर्डिनरी नहीं थी जितना उसको बनाया। क्योंकि आप एक तरफ देखो, गुरबाज की बैटिंग एक तरफ, और बाकी सारी जो अफगानिस्तान की बैटिंग है, इवन टू सम एक्सटेंड आप कुछ इंडियन बैट्समैन की बैटिंग को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि इंडियन बैट्समैन ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, लेकिन इंडिया की गेंदबाजी की बात जो है वो सबसे पहले होगी। और धर्मशाला में जैसा कि मदद रहती है, फास्ट बॉलर जो स्विंग कराते हैं, अर्शदीप सिंह, पहला ओवर थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, लेकिन उन्होंने गेंद स्विंग कराई और विकेट निकाल के दिखाए। तो यही रोल रहता है बेसिकली स्विंग बॉलर का, कि आप आइए, नई गेंद पर एक दो विकेट निकालिए, अपनी टीम के लिए मैच बनाइए, और फिर बाकी काम जो है फॉलोअप करने वाले बॉलर जो हैं वो पूरा कर देते हैं। बट गुरनूर ब्रार की बात सबसे ज़्यादा होगी, अर्शदीप सिंह से भी ज़्यादा गुरनूर ब्रार की बात होगी। और हमने तो आपको पहले ही कहा था, इवन आई थिंक 1-1.5 साल हो गया वो वीडियो पोस्ट किए हुए, जब उनके बारे में हमने कहा कि ये कुछ 7 फीट के आसपास का उनका जो रिलीज पॉइंट है, और जो उनकी 6 फीट 4 इंच की हाइट है, और प्लस जिस पेस पर वो ऑपरेट कर सकते हैं, 140 प्लस पर भी उन्होंने गेंदबाजी की, और एक गेंद आई थिंक 148 के आसपास भी उन्होंने गेंदबाजी करके दिखाई है। तो उनके पास हाइट अच्छी है, पेस है, उसके अलावा डेक को आके बहुत अच्छा हिट करते हैं, प्लस गेंद मूव कराने की काबिलियत भी रखते हैं। और स्पेशली लास्ट ओवर्स में आके उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की, तो वो एक बहुत बड़ा एड ऑन रहा। सिर्फ ये नहीं था कि नई गेंद या पर्टिकुलर सिचुएशन में आके उन्होंने गेंदबाजी की। ये पहला मैच है, अभी बहुत सारी चीज़ें कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन क्या होता है ना कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, वो कहावत आपने सुनी होगी। तो पहले मैच में जिस तरह से आके उन्होंने जिस कॉन्फिडेंस के साथ गेंदबाजी की है, वो दिखाता है कि ये प्लेयर जो है वो आगे आने वाले टाइम में इंडिया के लिए लंबा भी खेल सकता है। अभी तो रेड बॉल की टीम में भी थे, वहाँ मौका नहीं मिल पाया, और शायद मेरे हिसाब से मिलना चाहिए था। रेड बॉल एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पर इनके जैसा गेंदबाज अपने आप को और ज़्यादा बेहतर ढंग से एक्सप्रेस कर पाएगा। देखो, लिमिटेड ओवर क्रिकेट में थोड़ी सी लिमिटेशंस रहती है, आप बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाते हैं, क्योंकि आपको एक्स्ट्रास जाने का डर रहता है और ये सब चीज़ें रहती हैं। लेकिन जब लॉन्ग फॉर्म की बात आती है और सिचुएशंस हों, तो इनके जैसा गेंदबाज अगर पूरे दम पे गेंदबाजी कर रहा हो, फुल फ्लो में गेंदबाजी कर रहा हो, तो फिर वो देखने लायक होता है एक्चुअली। और क्वालिटीज़ इनकी गेंदबाजी में हैं। आपको एक डिफरेंट टाइप ऑफ फास्ट बॉलर चाहिए, स्पेशली आप साउथ अफ्रीकन कंडीशंस के लिए वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए देख रहे हैं कि अच्छा हिट द डेक गेंदबाज आपको मिले, जो आपको उन कंडीशंस में मिडिल ओवर्स में विकेट निकाल करके दे सके, शायद टेस्ट क्रिकेट में पुरानी बॉल से विकेट निकाल करके दे सके। तो ये बात मैं शायद 1.5-2 साल पहले भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ। गुरनूर ब्रार में वो काबिलियत है, पोटेंशियल है कि वो उस रोल को इंडिया के लिए फुलफिल कर सकते हैं। रही बात प्रसिद्ध कृष्णा की, जिनको पिछले 2-3-4 साल से इसी रोल के लिए खिलाया जा रहा है, लेकिन वो आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। आईपीएल उनके पिछले 2 साल नो डाउट, मतलब मैं ये कह ही नहीं सकता कि उन्होंने अच्छी गेंदबाजी नहीं की है, लेकिन जब जब वो इंडिया के लिए खेलते हैं, तब तब वो ऐसे ही पिटाई खाते हैं, ऐसे ही चौके छक्के पड़ते हैं, और उनको विकेट्स भी नहीं मिलते। शायद आईपीएल में उनको जितने विकेट मिल जाते हैं, उसका 20% भी वो इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं ले पाते। क्या रीज़न है, आई डोंट नो। एक चीज़ शायद मैंने फिगर आउट करने की कोशिश की थी उनके साथ, कि जब वो इंडियन टीम में खेलते हैं तो उनको लीड रोल दिया जाता है, या नई गेंद उनको संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन जब वो जीटी के लिए खेलते हैं तो उनको लास्ट के ओवर्स में डेथ बॉल बॉलर के रूप में या मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी मेनली उस रोल में देखा जाता है। तो उस रोल को वो ज़्यादा बेहतर ढंग से करते हैं, तो फिर उनको आप इंडियन टीम में भी एक बार वहीं उसी रोल में इस्तेमाल करके देखिए। लेकिन पॉइंट क्या है कि आप सारे ओवर थोड़ी ना नई गेंद से डालते हैं। आप जब मिडिल ओवर्स में आते हैं और बीच के ओवर्स आप डाल रहे होते हैं, तो वहाँ पर तो कम से कम ढंग की गेंदबाजी करके दिखाइए। बट प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो कहीं भी किसी भी सिचुएशन में अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद डेब्यूटेंट दूसरे हर्ष दुबे,
छक्के ज़्यादा पड़े, इकोनॉमी रेट आपको थोड़ा सा ज़्यादा हायर साइड पर दिखेगा, लेकिन उन्होंने बीच बीच में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी भी की। थोड़ा सा वो पहले मैच का रहता है, आप किसी भी यंगस्टर के साथ देखते हैं, गुरनूर बरार ने पहले मैच में ही ज़बरदस्त गेंदबाजी करके दिखाई, बट ओवरऑल 3 विकेट उनके खाते में, 47 रन। और आई थिंक गेम में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया था जब नीतीश कुमार रेड्डी की वो यॉर्कर आई और रहमानुल्लाह गुरबाज को जो है वो लेके गई। आई थिंक अगर मान लीजिए अफगानिस्तान की टीम यहाँ से 20 रन और एक्स्ट्रा बना लेती, इंडिया तब भी चेज कर लेती, बट आप अपनी गेंदबाजी लाइनअप जब देखते हैं कि आपके पास यंग प्लेयर्स हैं, लाइक नीतीश कुमार रेड्डी हो गए, गुरनूर बरार हो गए, हर्ष दुबे हो गए, मतलब सारे अभी यंग हैं, कोई 2-4, हर्षदीप छोड़ दीजिए, हर्षदीप जरूर इंडिया के लिए पिछले 4 साल से खेल रहे हैं, बाकी सब जो है वो रिसेंटली इंक्लूडेड जो प्लेयर्स हैं वही आपको दिखेंगे इंडिया की इस गेंदबाजी लाइनअप में। तो उन सब ने जिस तरह से वापसी की और जिस तरह से इंडिया के लिए मैच को थोड़ा सा पुल बैक किया अपनी तरफ, तो उसमें नीतीश कुमार रेड्डी ने जो आउट किया वो शानदार था। और नीतीश कुमार रेड्डी ने ओवरऑल जो गेंदबाजी में इंप्रूवमेंट किया, जिसके बारे में मैं लगातार बात करता रहा हूँ कि अब नीतीश कुमार रेड्डी की गेंदबाजी उस लेवल पर पहुँच रही है जहाँ पर आप कह सकते हैं कि वो इंडिया के लिए वाइट बॉल क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट में ऑलराउंडर्स हो सकते हैं। वो मैं तब सरप्राइज था जब उनको टेस्ट क्रिकेट में नहीं खिलाया। शायद अगर नीतीश कुमार रेड्डी को थोड़ा लंबी क्रिकेट और खिलाएं, क्योंकि अभी वो उस एज ग्रुप में हैं, एज ब्रैकेट में हैं जहाँ पर जितना खेलेंगे उतना इंप्रूव करेंगे, बट ये लंबी क्रिकेट इनको नहीं खिला रहे। उनके साथ ऐसा फिटनेस का इशू नहीं, और फिटनेस पे वो काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप पिछले 2 साल में देखें तो कई बार वो इंजर्ड जरूर हुए, बट रिसेंटली अगर 6-7 महीने से देखें तो उनकी फिटनेस जो है वो ठीक ठाक रही है, और फिटनेस भी इंप्रूव हुई है। साथ में जो गेंदबाजी के बायोमैकेनिक्स उन्होंने चेंज किए, उसके बाद उनकी गेंदबाजी में वो पेस भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा दिख रही है। और फिर चूंकि आप अब इंटरनेशनल क्रिकेट के सीन में पिछले 2 साल से हैं ऑलमोस्ट, तो उसका फ़ायदा बहुत मिलता है, क्योंकि आप डोमेस्टिक क्रिकेट ही खेल रहे हों और एक आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा खेल रहे हो, आईपीएल में भी अपनी टीम के मेन प्लेयर हों, तो उससे प्लेयर के कॉन्फिडेंस पे बहुत असर पड़ता है। और नीतीश कुमार रेड्डी आप अपने पहले सीरीज़ में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्लेबाजी में वो दिखा गए थे किस तरह की मैच्योरिटी और कॉन्फिडेंस उनके पास है। तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा साइंस है ये। इंडिया की गेंदबाजी की बात हुई, फिर बल्लेबाजी, शुभमन गिल बहुत गजब फॉर्म में है यार। जैसे उनके बल्ले से बॉल निकल रहा था, मतलब जो कवर ड्राइव्स लगी उनकी, कुछ उन्होंने स्लाइस करके शॉट्स भी मारे, और मानो बहुत कमाल की बल्लेबाजी की उन्होंने, जिस तरह से बॉल उनके बल्ले से निकल रहा था। तो बेस्ट ऑफ शुभमन गिल आप कह सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट में भी सेंचुरी उनके बल्ले से निकली, आईपीएल भी उनका बहुत शानदार गया। और आई थिंक इंडियन क्रिकेट को ना ये चाहिए स्टेबिलिटी, अगर इंडियन क्रिकेट को चाहिए ना, तो शुभमन गिल की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इसी तरह से आना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ थोड़ी बहुत बातें इधर उधर होने लगती हैं और टीम में थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी वाला फैक्टर आता है। कप्तान जब परफॉर्म करता है ना, तो फिर उसका असर उसकी कप्तानी पर भी दिखता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज पर भी दिखता है, और ओवरऑल टीम पर भी पड़ता है। सो कहते हैं ना, लेड बाय एग्जाम्पल। तो वो शुभमन गिल जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, और आई थिंक ये साल हो सकता है कि शुभमन गिल के लिए बेस्ट ऑफ शुभमन गिल हों आगे आने वाले 1-2 साल, जो शुभमन गिल को आप बल्लेबाजी करते हुए देखेंगे। क्योंकि अभी तक जितना वो खेले हैं, जैसे इंग्लैंड में बहुत अच्छा खेल के आए थे, उन्होंने बहुत सारे रन्स बनाए थे, बट आई थिंक अभी जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी हो रही है, वो लग रहा है कि शुभमन गिल थोड़ा सा अब डिफरेंट लेवल पर जा रहे हैं। वो एलीट ग्रुप में या कैटेगरी में जाने वाले प्लेयर आपको अभी आज की डेट में नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा अगर आप बात करिए बल्लेबाजी में, तो फिर नीचे आके केएल राहुल ने एक ज़बरदस्त कैमियो खेला। लोग काफ़ी उनके स्ट्राइक रेट की बात करते रहते हैं कि केएल का स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं रहता, जनरली वो थोड़ा सा स्ट्राइक रेट पर क्वेश्चन मार्क उनके रखता रहा था। लेकिन अगर अभी आप देखो, इंडिया के लिए सिंस चैंपियंस ट्रॉफी जिस रोल में, जिस नंबर पर उन्होंने बल्लेबाजी की है, स्ट्राइक रेट इंप्रूव हुआ है। आपने आईपीएल में देखा जिस तरह उन्होंने रन्स भी बनाए, और साथ में स्ट्राइक रेट भी उनका काफ़ी अच्छा रहा। अब एक चीज़ और जो लोग सवाल उठाते रहते हैं कि केएल राहुल थोड़ा सा टच एंड टाइमिंग वाले बैट्समैन है, तो नीचे जिस नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं वहाँ पर आपको थोड़ा पावर गेम ज़्यादा चाहिए। और आप उनकी कल की पारी देखिए, आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा कि जो पावर गेम है उस पर वर्कआउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि कल जिस तरह से शॉट्स लगे, तो टाइमिंग तो उनकी ठीक है, हमेशा से आप उनको उस अंदाज में खेलते हुए देखते आए हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत टच ऑफ पावर का जो है वो आपको उनकी बल्लेबाजी में कल के दिन देखने को ज़रूर मिला होगा, जिस तरह से उन्होंने शॉट्स लगाए।
बाकी इंडिया की बल्लेबाजी जो है वो ईशान किशन को खिलाया गया इस मैच में, और ईशान किशन का ही खेलना बनता था क्योंकि बाहर बैठे हुए प्लेयर वही थे और उनको मौका मिलना ही था अल्टीमेटली। उन्होंने भी एक ठीक ठाक सा कैमियो खेला, और ये तो अभी आप मान लीजिए कि टेम्परेरी अरेंजमेंट है। विराट कोहली जब वापस आएंगे तो नंबर 3 पर वही रहेंगे। रोहित शर्मा अच्छा खेल रहे थे, अच्छा दिख रहे थे। अनफॉर्चुनेट रन आउट था, शायद उनके लिए एक एक पारी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं, और जब एक फॉर्मेट आप खेलते हैं तो एक एक मैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 6 महीने बाद ये वनडे सीरीज़ हो रही है। इसके बाद हालांकि अभी वनडेज़ हैं, 2 मैचेस इस सीरीज़ के बचे हुए हैं, फिर इंग्लैंड में होंगे, फिर मैचेस हैं अभी, लेकिन इससे पहले काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ा गैप रहा है जहाँ पर वनडे क्रिकेट नहीं हुई। क्योंकि अब वनडे वर्ल्ड कप आ रहा है इसलिए वनडे के मैचेस आप ज़्यादा देखेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। लेकिन जिस तरह से अभी थोड़े दिन पहले से बात हो रही थी रोहित शर्मा को लेकर के कि क्या उनको ओडीआई का वर्ल्ड कप खेलना चाहिए, तो उस लिहाज से ना अगर आप रन आउट भी होते हैं या रन नहीं बनते तो वो नेगेटिव में ही काउंट होता है आपके लिए, पॉजिटिव में काउंट नहीं होता। और अगर आपके रन बनते रहते हैं, बड़ी पारी आती रहती है, तो फिर लोगों के मुंह थोड़े से बंद रहते हैं उस पर, और ये फिर कोई बात नहीं करता कि आप इतनी बार रन आउट हो गए थे या इतनी बार फेल हुए थे, किस तरह से हुए थे। तो ये सब चीज़ें पार्ट ऑफ गेम है। बट आई थिंक कल अच्छा खेल रहे थे, और वो हंगर अभी उनकी बल्लेबाजी में, बॉडी लैंग्वेज में दिखती है कि वो खेलना चाहते हैं। 2027 का वर्ल्ड कप रोहित शर्मा हर हाल में खेलना चाहते हैं, बाकी अप टू द सेलेक्टर्स है। और मुझे ये लगता है कि अगर नहीं रखना होता ना तो अब तक आपने रोहित शर्मा को बाहर का रास्ता दिखा दिया होता, चूँकि मुझे लगता है कि अभी वो पार्ट ऑफ प्लान है, इसीलिए वो अफगानिस्तान की सीरीज़ हो या जो भी सीरीज़ है उसमें टीम इंडिया का मेंबर बन रहे हैं। तो दोस्तों यही था वीडियो, आप लोग को पसंद आया है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।